नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके यूनिवर्स में। तो प्रीवियस ईयर की सीरीज में हम आज देखने वाले हैं पार्ट 2 आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? उच्चावच, मानसूनी दाब प्रणाली, महासागरीय धारा या फिर अक्षांश? तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा मानसूनी दाब प्रणाली। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे तेजी से गति करते हैं, वे धीमी गति करते हैं, या वे गति करना बंद कर देते हैं, या फिर वो नष्ट हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वे तेज गति करते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को किसके अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन है जल, वसा विलेय, विटामिन, ग्लूकोज या फिर एमिनो अम्ल। इसका सही आंसर होगा वसा विलेय विटामिन। अगला प्रश्न है, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, या नए कानूनों की शुरुआत, या अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव, या फिर उच्च कर? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। अगला प्रश्न है, जब कोई भारतीय अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? या कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है, या तो फिर वह विदेशी राजनयिक बन जाता है, या वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है, या उस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा या फिर लाल मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे काली मृदा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? 1980, 1971, 1969 या फिर 1956? इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 1971। अब प्रीवी पर्स के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि प्रीवी पर्स आखिर में क्या था। तो जो प्रीवी पर्स जो था, जो स्वतंत्रता के बाद भारत की रियासतों के शासकों को उनकी संप्रभुता छोड़ने, यानी जो पहले के राजा महाराजा थे उनका शासन, उनकी संप्रभुता, उनका अधिकार जो है उनके बदले में छोड़ने के बदले में दी जाने वाली एक निश्चित वार्षिक वित्तीय मदद थी। उनको सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा देना पड़ता था, उसको हम प्रीवी पर्स के नाम से जानते हैं। 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके बाद में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1971 में इसे बंद कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है? अब यहाँ जीविका खेती का मतलब है कि जो भी किसान है वो अपनी दैनिक जीवन का निर्वाह करने के लिए जो खेती करता है उसे हम जीविका खेती कहते हैं। कि वो कोई मार्केट के लिए कोई सामान बेचने या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो खेती नहीं करता, अपने परिवार का पोषण करने के लिए वो खेती करता है, उसे हम जीविका खेती कहते हैं। तो उसकी जो विशेषता है वो इनमें से कौन सी नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन है उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग, दूसरा है पारिवारिक श्रम का उपयोग, सी मैन्युअल कृषि पद्धतियाँ, या फिर डी पारंपरिक बीज किस्में। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग, क्योंकि उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग बड़े किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है वो करते हैं, जिनसे उनका काम आसान हो सके और उनको ज़्यादा पैसा भी अच्छा मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? ऑप्शन है खुला कुआं, नदी, नहर, तालाब या टैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे खुला कुआं, यानी ओपन वेल जो होता है वो भूजल आधारित सिंचाई का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है अम्ल, लवण, एल्कलाइड या फिर क्षार। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अम्ल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सीआर दास या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में ओसीआई का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओरिजिनल सिटीजन आइडेंटिटी या फिर ओवरसीज कार्ड फॉर इंडियंस। तो इसका सही जवाब यहाँ पे होगा
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर में ओसीआई क्या है। सो मीनिंग ऑफ ओसीआई। सो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई या भारत के प्रवासी नागरिक, भारतीय मूल के उन व्यक्तियों के लिए एक विशेष नागरिकता दर्जा है जो यहाँ भारत के मूल में भारत के हैं पर अभी विदेश में रहते हैं, जो दूसरे देश की नागरिकता रखते हैं। यह योजना उन्हें भारत में आजीवन रहने, काम करने, आने जाने की सुविधा देती है, पर उन्हें यहाँ का वोट का अधिकार नहीं है, या सरकारी कर्मचारी के तौर पर उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ उनकी लिमिटेशंस है। तो ओसीआई का मोटा मोटा मतलब है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो मूल भारत के हैं पर अभी बाहर रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? इसका सही जवाब होगा यहाँ पे अधिसूचित क्षेत्र समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन बी विंध्य पहाड़ियां, ऑप्शन सी कच्छ का रण, या फिर ऑप्शन डी सिंधु नदी का मैदान। इसका सही जवाब होगा यहाँ पे विंध्य पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? ऑप्शन ए कुमार रानी, कुबेर नागा, पार्वती देवी या रूपरेखा। इसका सही जवाब होगा यहाँ पे कुबेर नागा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अंग्रेज कवि के 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोइट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए आर पार्थ सारथी, ऑप्शन बी डॉम मोरेस, ऑप्शन सी निसिम इजेकिल, या ऑप्शन डी ए के रामानुजन। इसका सही जवाब यहाँ पे होगा ए के रामानुजन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत या फिर उद्देशिका। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत। अब ये निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, कोई व्यक्ति जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए भी सरकार ने अलग से संविधान में भाग बनाया है जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता को इंक्लूड किया गया है। अगर आगे इसके बारे में हम देखें तो निःशुल्क कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड भारतीय संविधान के जो भाग 5 में डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सभी निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिसका अनुच्छेद 39A हम पार्ट 1 में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि 39A में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बात की गई है। इसका उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? ऑप्शन से ग्राम सभा, सामंत, भिक्षु या फिर ब्राह्मण। इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ब्राह्मण। अब अग्रहार भूमि का मतलब हम देखते हैं। अग्रहार भूमि का मतलब होता है प्राचीन भारत में जो राजा थे या शासक द्वारा जो ब्राह्मण को धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्य यानी शिक्षा के उद्देश्य के लिए दी गई कर मुक्त भूमि या गांव होते थे, जिनका उद्देश्य ब्राह्मणों का आर्थिक और सामाजिक समर्थन करना होता था, जिससे वे वैदिक परंपराओं और ज्ञान के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सके। इन गांवों को अक्सर चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता था। और अग्रहार भूमि का जो अग्रहार नाम है वो इस पर से पड़ा है कि जो सड़क होती थी उसके आसपास जो जमीन होती थी या घर होते थे और उसके बीच में मंदिर होता था, तो वो पूरा एक माला जैसा शेप बनता था, इसलिए उसे अग्रहार भूमि कहते थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1905। तो विदेशी वस्तुओं का इसका उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और आत्मनिर्भरता, और यह आंदोलन 1905 से 1911 तक चला। इसमें स्वदेशी का मतलब ये होता है कि देश का, इसलिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और आत्मनिर्भरता इसका मेन उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन से परमेश्वर, आदिवराह, आदित्यवर्धन या विक्रमादित्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आदिवराह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नहीं थे?
अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 136? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति नहीं थे। अगला प्रश्न है, एमिली हेनरी ने के उस उपन्यास जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक के कुख्यात उत्तराधिकारिणी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है? ऑप्शन से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी लॉरेंज कर्व, ऑप्शन सी डिपेंडेंसी रेशियो या ऑप्शन डी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व हमें बताता है आय के वितरण में असमानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है? ऑप्शन ए वर्षा जल संग्रहण, ऑप्शन बी अधोभूमि सिंचाई, ऑप्शन सी टैंक या ऑप्शन डी ट्यूबवेल और नहरें? तो इसका सही आंसर यहाँ होगा ऑप्शन डी, ट्यूबवेल और नहरें। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ किस जोड़ता था? तो इसका सही आंसर यहाँ होगा ऑप्शन बी, भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था। अगला प्रश्न है, भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कोन्याक जो जनजाति है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो भील विद्रोह हुआ था वो 1818 में हुआ था। अब भील विद्रोह के बारे में और बात करें तो 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भील जनजाति द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण जनजाति प्रतिरोध था, जो वन अधिकारों के हनन, भारी करों, आर्थिक शोषण और उनकी पारंपरिक जीवन शैली में हस्तक्षेप के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम या डॉक्टर के एस चौहान? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भांगर। अगला प्रश्न है, अभिधम पीठक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? ऑप्शन से जानवरों की कहानियां, ऑप्शन बी लोक कथाओं, ऑप्शन सी राजनीतिक इतिहास या ऑप्शन डी आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोविज्ञान अंतर्दृष्टि? तो अभिधम पिटक एक ग्रंथ है जो बौद्ध में जो 3 त्रिपिटक है उसमें से तीसरा ग्रंथ है अभिधम पिटक, और इसी में इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोविज्ञान अंतर्दृष्टि का गहन अन्वेषण करता है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? ऑप्शन हैं राज्य विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन बी संसद के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी नगर पालिका आयुक्त द्वारा या ऑप्शन डी जनमत द्वारा? इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, संसद के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? ऑप्शन ए उद्गामी तट, ऑप्शन बी चट्टानी तट, ऑप्शन सी जलमग्न तट, ऑप्शन डी वलित तट? इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, उद्गामी तट। अगला प्रश्न है, 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द किया गया था? तो इसका सही जवाब हमने पहले ही देखा अभी कि 1911, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने और बचने की अनुमति देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है?
ऑप्शन से वेदिका खेती, ऑप्शन बी विस्तीर्ण खेती, ऑप्शन सी आंध्र भूमि खेती या ऑप्शन डी मिश्रित खेती। इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वेदिका खेती। साथ साथ में इन प्रश्नों को याद भी करते चलिएगा जिससे आपका रिवीजन जल्दी हो सके। पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से कालबेलिया, घूमर, गरबा या गिद्धा। इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी गिद्धा। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है? ऑप्शंस है इस प्रकार, रंग बैंक, ऑप्शन बी मोरंग, ऑप्शन सी चड्डास, ऑप्शन डी गिटियोरा। इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी चड्डास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा भूभाग और गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी पठारी क्षेत्र, ऑप्शन सी पश्चिम उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी तटीय मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पठारी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन से ओडिसी नृत्य, ऑप्शन बी छऊ नृत्य, ऑप्शन सी कथक या ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छऊ। नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है? इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी 48वां संशोधन अधिनियम यानी 48वां संशोधन अधिनियम। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी म्यांमार। अगला प्रश्न है, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याह्या बिन अहमद ने दावा किया था कि वह संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। अब कौन से संस्थापक पैगंबर के वंशज थे? ऑप्शन है इस प्रकार, गजनवी राजवंश, ऑप्शन बी घुरिद राजवंश, ऑप्शन सी तुगलक राजवंश, ऑप्शन डी सैयद राजवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी सैयद राजवंश। अगला प्रश्न है, चुहार विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1798 से 99 तक। अगला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरभुक्ति वर्तमान में के अनुरूप है? ये किसके अनुरूप है? ऑप्शन से ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश या बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन 47 है, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन के लीडर थे? ऑप्शन है ऑप्शन ए वहाबी आंदोलन, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी फराजी आंदोलन या ऑप्शन डी तमार विद्रोह। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमार विद्रोह। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन से वे प्राकृतिक तत्वों की तरह स्थिर होते हैं, ऑप्शन बी वे तालिका के सभी समूहों में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी वे अल्पकालिक होते हैं या ऑप्शन डी वे दीर्घजीवी होते हैं। तो जो कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व है वो अल्पकालिक होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए गिनी गुणांक, ऑप्शन बी मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन सी गरीबी हेड काउंट अनुपात या ऑप्शन डी बेरोजगारी दर। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गरीबी हेड काउंट अनुपात यानी पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। अगला प्रश्न है, आज का क्वेश्चन 50 है, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? ऑप्शन है औद्योगिक नीति संकल्प, ऑप्शन बी ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन सी हरित क्रांति या ऑप्शन डी पंचवर्षीय योजना।
तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? इसका आंसर भी आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी म्यांमार। तो इन तीनों क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।